Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने अंतिम लेक्चर पर आ चुके हैं। और अब तक मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैंने आर को एक बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई एग्री, हमारी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के शब्द इस्तेमाल होते थे, और लेकिन मैंने कोशिश करी कि जो हमारे आम बोलने की भाषा है हम उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करें। और मैंने जो आर के जो आसान पार्ट थे, जो भी कठिन पार्ट थे, उनको मैंने आसान करके आपको बताने की कोशिश करी है। जो मुझको लगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में क्या क्या बातें एसेंशियल्स होती हैं, जो बहुत आवश्यक होती हैं, जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैंने आपको उन बातों को आज अब तक सिखाने की कोशिश करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आर सॉफ्टवेयर में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर शायद मैं इसको करने की कोशिश करूं तो ये शायद कोर्स 500 घंटे या 1000 घंटे का भी हो सकता है। लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अलग अलग लोग अपने अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। किसी को कंप्यूटेशन करना है, किसी को खाली कैलकुलेशन करना है, किसी को सिमुलेशन करना है, किसी को अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, और किसी को अपने बिल्ट इन फंक्शन को ही खाली इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने उन टॉपिक्स का यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करी जो मैक्सिमम लोगों के लिए कॉमन इस्तेमाल के हों, कॉमन यूटिलिटी के हों, जो मैक्सिमम लोगों को वो हेल्प करे। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आपकी आवश्यकता हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कवर नहीं किए हों। उसके लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा। अगर आपने इतना सीख लिया है और अब तक आपने जो कुछ सीखा है खुद से ही सीखा है, मैंने तो खाली आपको थोड़ी देर को आकर के यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप उस टॉपिक को अपने हिसाब से उठाने की कोशिश करिए, और उसको खुद से स्वयं आप उसको सीखने की कोशिश करिए। और शायद यही इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी है। आप जो भी आर का हेल्प मेन्यू होते हैं आप उसमें से देखिए, कोई भी आप बुक उठाइए, किताब उठाइए, वहाँ से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको मैंने भिन्न भिन्न तरीक़ों से हेल्प लेने के तरीके सिखाए थे, आप उनकी सहायता लीजिए। और मुझको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर आप ऐसा कोशिश करेंगे तो आपको पक्का उसका सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये सच बात है कि कभी कभी जो हमारी हेल्प में कुछ ऐसा लिखा होता है जो शायद मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको फिर से प्रॉमिस करूँगा कि आप अगर कोशिश करेंगे और उसको दोबारा आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा कि आप उसको अंततः समझ ना पाएं। ये आपको मेरा प्रॉमिस है। इसलिए इस अंतिम लेक्चर में आपको मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि अब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और अगर कहीं पर मैंने कोई टॉपिक को कम कवर किया है, आपकी शायद मुझसे अपेक्षाएं ज़्यादा थीं, तो शायद मेरे लिए भी कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस थी कि मेरे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स का भी कंस्ट्रेंट होता है। तो हमने उस गिवन टाइम में, गिवन नंबर ऑफ़ लेक्चर्स में टॉपिक को चूज़ करने की कोशिश करी है। मैं आपको पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। आप अगर अपने आप से आप अगर खुद से अपनी सहायता करना करेंगे तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। और दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके कि आप उस टॉपिक को ना सीख पाए। जब मैं भी आपकी तरह का स्टूडेंट था, मुझे भी पढ़ाने वाला, सिखाने वाला कोई नहीं था। जब आर आया तो आर को मुझे भी सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन स्ट्रगल करते करते मुझे थोड़ा बहुत आ गया।
तो अगर मुझे आ गया है तो आपको भी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। राइट। तो पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोग ने प्रोग्रामिंग की बात करी थी, और जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि आपको फाइनली एक अच्छा सा प्रोग्राम लिखना है जो कुछ दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता हो और उसका आउटकम वही हो जो आपको चाहिए। राइट। तो उस लेक्चर में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें बताई थी कि आप प्रोग्रामिंग लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया था, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि जब भी हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रोग्राम लिखने हैं, अगर मैं अलग अलग लोगों को, अगर मैं 1000 लोगों को प्रोग्राम लिखने को कहूँगा तो 1000 लोग 1000 अलग अलग तरीक़ों से अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब उसमें से कौन सा प्रोग्राम अच्छा होगा, कौन सा ख़राब होगा, ये डिपेंड करता है हमारे कुछ क्राइटेरिया पर। हमारा फास्ट काम करता है जिसका हमारा आउटकम एक्यूरेट आता है, और जो हमारा आउटकम वही देता है जो मुझको चाहिए, जो सही फॉर्मेट में देता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर आप कोई भी कार्य करने के लिए आप एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एल्गोरिथम आपको अच्छा रिजल्ट देगा जो आपका फास्टर होगा और एक्यूरेट होगा। हो सकता है कि आप अगर एक ही कार्य को अलग अलग करने के लिए आप अगर 2 अलग अलग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके जो फाइनल आंसर्स आएंगे, फाइनल उत्तर आएंगे, उसमें कुछ माइनर अंतर हो सकता है। जैसे कि अगर हम कहें आपको एक बहुत बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स से आपको उसका इन्वर्जन करना है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्जन जब हम सॉफ्टवेयर में करते हैं तो एक एल्गोरिथम की तरह से होता है। तो आप अगर भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर से आप अगर एक ही मैट्रिक्स का आप अगर इन्वर्स निकालेंगे, हो सकता है कि उनकी वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत कुछ अंतर आ जाए। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, जो सही तरीके से लिखी गई है, तो उनके उत्तरों में उतना फ़र्क नहीं होगा कि जिससे कि आपको कोई उससे असर पड़े। राइट। और अल्टीमेटली आप अगर देखेंगे, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो अगर आप उसको मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों उत्तरों में आपको जो फाइनल उत्तर मिलेगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए। यहाँ से आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। राइट। तो ये सब बातें आपको प्रोग्रामिंग में और ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और इस लेक्चर में हम आपको कुछ और प्रोग्राम्स करके दिखाएंगे, और जहाँ पे हम आपको आर की जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से कहूँगा, मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एक अच्छा प्रोग्राम लिखना बता रहा हूँ। मैं आपको आर में हम लोगों ने जो भी सिंटैक्स कमांड सीखे हैं उनको मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताना चाहता हूँ, और जो आर की खूबियाँ हैं, जो आर की खास बातें हैं, मैं उनको यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने के पहले आज मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की भी स्लाइड कहाँ से मिलेंगी। मैंने अपने सारे लेक्चर्स की स्लाइड मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं, और हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस एड्रेस को याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में अवेलेबल कोई भी जो आपको फ्री में ऐप मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसका स्कैन करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट इसी होम पेज पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन में चले जाइए, वहाँ पे आप जा कर के आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए SHALABH, और साथ में IIT कानपुर टाइप कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरा होम पेज दिखाई पड़ जाएगा, और उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको आपके कोर्स के नाम के आगे आपको इस कोर्स की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। राइट, जो PDF फॉर्मेट में है, और आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको देखिए प्रोग्राम लिखना आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख करके दिखाना चाहता हूँ, और इसके द्वारा मैं आपको आर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये बहुत छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको आगे लेकर के जाना चाहेंगे तो आपको ये बहुत सहायता करेगा, और आर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ये आपको उसके ऊपर ये आपको बड़े प्रोग्राम को बहुत आसानी से लिखने में सहायता करेगा।
तो आप इसको इस निगाह से आप इस प्रोग्राम को लीजिए और इसी प्रोग्रामिंग को करते करते हम आपको सारी बातें बताते जाएंगे। मेरा एक ये फंक्शन है जिसे मुझे कंप्यूट करना है। आप सबसे पहले तो ज़रा इस फंक्शन में देखिए कि इसका स्ट्रक्चर में कोई ख़ास बात है। आप अगर यहाँ पे ध्यान दें, देखिए एक यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस लॉग ऑफ y। लॉग कौन सा है? नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y। ये देखिए ये इस पूरे फंक्शन में 3 जगह लिखा हुआ है और ये वही फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, राइट। तो अगर हमने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम एक नया नाम दे देते हैं gxy। gxy इज इक्वल टू x प्लस नेचुरल लॉग y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ y। अब अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो आपका ये फंक्शन था fxy, ये इसको हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हर जगह पे हम इसमें इसकी जगह gxy लिख सकते हैं। राइट। और इसी फंक्शन को आप अगर ध्यान दें तो देखिए ये हमारा इस फॉर्मेट में लिख गया। यहाँ तक तो कोई समस्या की बात नहीं है। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 15 प्लस ये जो फंक्शन का क्यूब, तो मैंने यहाँ पे 15 प्लस gxy क्यूब लगा दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फंक्शन gxy, तो मैंने एक्सपोनेंशियल ऑफ gxy लिख दिया है। और यहाँ पे पावर दी हुई है 2/3, इसको मैंने 2/3 लिख दिया है। अब देखिए ये फंक्शन मुझे कंप्यूट करना है और हम ये मान सकते हैं कि हमको x और y की कुछ वैल्यूज़ दी होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना है कि आपका यहाँ पे इनपुट क्या है। आपके जो इनपुट वेरिएबल कौन कौन से होंगे, x और y, और आपका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा जो आपका fx y की जो वैल्यू आएगी वो आपका आउटपुट होगा। ओके, तो अब हम देखिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब जो भी हमने अपना इनपुट वेरिएबल होगा उसको मैंने r के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी और मैंने उसको कर दिया कि x और y हमारे 2 इनपुट वेरिएबल हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा वेक्टर डिफाइन करेंगे। अब ज़रा सा आप इस फंक्शन को ध्यान दीजिए। हमारे पास हम इस फंक्शन को ज़रा आसानी से कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर आप पहले स्टेप पर ये जो फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया है gxy, आप इसको कंप्यूट कर लीजिए। आपको x और y की वैल्यू दी होंगी और उसके बाद आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे fxy के अंदर रख दीजिए और अपने fxy को कंप्यूट कर लीजिए। तो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 2 फंक्शन लिखें, एक हम लिखें fxy के लिए और एक हम लिखें gxy के लिए। और जो भी gxy का जो भी हमारा इनपुट वेरिएबल क्या होगा, x और y, और gxy का उस दिए हुए x और y की बेसिस पर जो भी आउटपुट आएगा वह हमारा fxy फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा। जैसे अगर अगर मैंने आपको x और y की वैल्यू दे दी तो इन x और y की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए आप gxy की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो भी gxy की वैल्यू आएगी वो अगर देखेंगे तो इस f फंक्शन को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, x, y और gxy, अर्थात इसके हमारे 3 इनपुट वेरिएबल हो गए, x, y और gxy। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे कि जब आप राइट हैंड साइड में इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपको x, y का तो काम ही नहीं है। ये जो आपका fxy फंक्शन था ये आपका कन्वर्ट हो गया है f ऑफ g ऑफ xy में, अर्थात सबसे पहले आपका gxy कंप्यूट होगा और gxy का जो भी आउटपुट आएगा वो आपका fxy के फंक्शन में इनपुट की तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब जरा सा आप सोचिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको अगर fxy को कंप्यूट करना है तो सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें
और मैंने इसके दो हिस्से कर लिए हैं। एक मैंने fxy जो मुझको पहली बार में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिख रहा था, मैंने उसको एक हिस्सों में डिवाइड किया, उसका मैंने नाम दे दिया gxy, और उसके बाद gxy को मैंने fxy के अंदर रख दिया, तो मुझको fxy की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, gxy भी हमारा एक फंक्शन रहेगा और इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा fxy को कंप्यूट करने के लिए इनपुट वेरिएबल की तरह कार्य करेगा। तो आपने क्या यहाँ पे समझा, मैं एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें ऐसा मत समझिए कि ऐसा होता है कि पहले मुझे एक एक करके सारे फंक्शन को हमको कंप्यूट करना पड़ेगा और फिर हमको उसका इनपुट देना पड़ेगा। मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कि जब अगर आपने gxy का फंक्शन लिख दिया है तो आपको खाली fxy का ही फंक्शन कंप्यूट करना पड़ेगा और उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। fxy का फंक्शन आपको ऐसे लिखना है कि वो ऑटोमेटिकली वो gxy के पास जाए, वहाँ से उसकी वैल्यू को निकाले और उसको fxy में कंप्यूट कर दे, राइट। तो इसलिए अब हम यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक होगा हमारा gxy और एक हमारा होगा fxy। बट दोनों में अंतर क्या होगा, सबसे पहले हमको gxy लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमको fxy लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि fxy के अंदर gxy हमारा इनपुट आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का जो सर्वप्रथम स्टेप है पहले उसको करते हैं। जो भी आपका दिया हुआ डेटा आपके कंप्यूटर में आपने पहले से करके रखा हुआ है, आप उसको हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा कि आपने अगर कोई वैल्यू अगर आपने एज एन इनपुट आपको जो देना है और अगर आपने नहीं दी और वह वैल्यू अगर हमारी पहले से आपके आर कंसोल के अंदर है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और वह वैल्यू एज ए इनपुट वेरिएबल इस्तेमाल हो जाएगी और जो आपका आउटपुट आएगा वो आपको आउटपुट जो आपका आएगा आप उसको स्टेप बाय स्टेप जाकर के क्रॉस चेक तो नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और जो आउटपुट बिल्कुल गलत होगा। इसलिए सबसे पहले हम अपने आर कंसोल से इस कमांड का इस्तेमाल करते हुए हम सारे वेरिएबल्स को हटा लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे अपना एक डेटा वेक्टर जो हमारा इनपुट डेटा वेक्टर वो हम डिफाइन करेंगे x और y, राइट। अब हम चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। हम सबसे पहले अपना जो gxy का प्रोग्राम है उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब अगर आप ध्यान दीजिए, इस gxy के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए इनपुट x और फिर उसके बाद आपको चाहिए इनपुट y। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय देंगे और ध्यान देंगे और अपने प्रोग्राम को लिखने के पहले आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे y के साथ में आपका कुछ ऑपरेशन भी हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको log y निकालना है और आपको स्क्वायर रूट ऑफ y निकालना है। तो अब ये इशू आता है कि r को हम ये कैसे बताएं कि हमको इसका log ऑफ y निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में तो लिख दिया नेचुरल लॉग y और स्क्वायर रूट ऑफ y को भी लिख दिया मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल बना करके y, जो हमको और आपको समझ में आ गया। लेकिन यह सिंबल r को समझ में नहीं आएंगे। आपको इन के लिए सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि अगर मुझे y के अंदर log देना है तो उसकी हमारी क्या क्या कंडीशन होती हैं। नेचुरल log को देने के लिए हमारे पास क्या क्या उसके सिंटैक्स होते हैं और उसी तरह से स्क्वायर रूट को निकालने का हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है और हम y को कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आती है तो मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपको कोई भी समस्या को फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो हमारा प्रथम सिद्धांत होता है, प्राथमिक सिद्धांत होता है, वहाँ से कैसे हल करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। उसको पता है कि आपको log y कैसे निकालेंगे, उसके लिए कमांड होता है log या स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट होता है sqrt। लेकिन
जो मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। प्रोग्राम को लिखने के पहले उसके अंदर हमको किस किस तरह के कंप्यूटेशन करने हैं, किस किस तरीके के कैलकुलेशंस करने हैं, ये आपको पहले से मालूम होने चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मुझे y का लॉग लेना है और y का स्क्वायर रूट लेना है, तो पहले आप R के अंदर जाइए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये ढूंढिए कि हम यहाँ पे लॉग को कैसे दे सकते हैं और स्क्वायर रूट को कैसे दे सकते हैं। अब अगर हम कहें कि आपको स्क्वायर रूट को देना है तो आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, y हैट 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ y, SQRT ऑफ y। अब मैं आपसे पूछूँ कि आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देना चाहेंगे। तो अगर आपको कोई बहुत बड़े साइज़ का प्रोग्राम है जहाँ बहुत बड़े डेटा को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि अगर आप जो आपको डेटा दिया हुआ है उसमें से आप अगर स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं या आप y हैट 1/2 निकाल रहे हैं, तो कहाँ से आपको आउटकम फास्टर मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। क्योंकि हम जब रियल लाइफ में प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे 1 2 3 4 8 10 वैल्यूज़ नहीं होंगी, वहाँ पर आपकी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे आज के समय में आप अगर कोई भी प्रोग्राम की बात करने जाते हैं तो आज के ज़माने में लोग बिग डेटा की बात कर रहे हैं। बिग डेटा का मतलब होता है कि आप अगर सोचिए कि आपका जो डेटा का साइज़ क्या होगा। आप अगर कोई भी अगर शॉपिंग साइट में, पॉपुलर साइट में आते हैं, आप देखिए वहाँ पे कितने कस्टमर एक साथ हिट करते हैं, उनका क्या क्या डेटा होता है, और आपको आधे घंटे के अंदर आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बाइट्स मिल जाएंगी। तो हम उस मैग्नीट्यूड को ध्यान में रख कर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि आपने ये फैसला कर लिया कि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर हम SQRT फंक्शन को लिखेंगे तो हमारा कंप्यूटेशन फास्ट होगा। और यूजुअली वैसे जो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो यूजुअली उससे हमारे कंप्यूटेशन फास्ट हो जाते हैं, राइट। तो चलिए हमने ये फैसला कर लिया कि ln y अर्थात हमारा जो नेचुरल लॉग y है, इसको लिखने का कमांड हमारा होता है log, और स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमारा कमांड होता है SQRT। और उसी तरह से हमको बाकी कमांड भी होंगे, वो हमको पता चल जाएंगे। तो मैंने अपना यहाँ पे देखिए g फंक्शन लिखा, g इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर मैंने उसकी इनपुट वेरिएबल दे दिए। अब ये हम बाद में हमको ये ध्यान रखें, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए हैश लगा करके यहाँ पे लिख दिया कि ये मैंने यहाँ पे जी फंक्शन को gxy को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है, राइट। अब देखिए ये फंक्शन तो बहुत ही आसान है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अब यहाँ पे इसके आगे से मैंने हैश लगा करके लिख दिया कि स्टार्ट ऑफ फंक्शन, अर्थात कि मैं यहाँ पे फंक्शन को का जो प्रोग्राम है वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब और इसको मैंने यहाँ पे देखिए x प्लस लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ y, जो भी ये फंक्शन था मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारे R के अंदर ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। अगर कोई डेटा वेक्टर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, कोई डेटा वेक्टर उसको हम 2 डेटा वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम स्केलर और डेटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे। अगर हम किसी डेटा वेक्टर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, क्या वो काम करेगा। ये आपको कोई एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आप चाहिए तो आप 2 4 5 वैल्यूज़ आप अपने लेवल पर ले लीजिए और उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि हम अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन अगर हम लिखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ c 2 3 4 5, राइट, तो क्या ये हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू देगा। अब ये वाली वैल्यू तो आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हो, एक छोटे से कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप उसको आर के आउटकम से मैच कर सकते हो। अब आपको जब ये कॉन्फिडेंस हो गया कि आप जिस तरह के ऑपरेशन चाहते थे वो आपको ऑपरेशन मिल रहे हैं। कैसे, उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ln y को कंप्यूट करने के लिए ये हमारा log y होगा कि ln y होगा कि ये हमारा log 10y होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आपको इसके लिए आपको आर की हेल्प में जाना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा कि हमको अगर लॉग को मैं कंप्यूट कर रहा हूँ तो उसका बेस 10 या बेस e उसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे यहाँ तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके लिए हमारा कमांड होता है लॉग, लेकिन आपको ये सारी तैयारी अपने फंक्शन को लिखने के पहले से करना पड़ेगा। अब देखिए ये मैंने फंक्शन लिख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट से हमारा ये इस फंक्शन का पूरा कार्य हो गया, राइट।
अब हम आते हैं अपने एफ एक्स वाई को डिफाइन करने के लिए। तो एफ एक्स वाई देखिए आपका कैसे था, ऐसे था। तो इसके लिए मैंने एक और फंक्शन ले लिया एफ, उसका मैंने नाम दे दिया, और उसके आगे मैंने लिख लिया फंक्शन, और पैरेंथेसिस में लिख लिया एक्स कॉमा वाई। और फिर मैंने देखिए यहाँ पे जो भी हमारा ये कमांड था जी एक्स वाई होल स्क्वायर, तो मैंने इसको जी एक्स वाई के ही फॉर्म में लिख दिया है, देखिए यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे देखिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैंने जो यहाँ पे इनपुट दिया है, देयर इज़ नो जी इन इनपुट, खाली एक्स वाई में मैंने दिया है। और लेकिन फंक्शन के अंदर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने जी एक्स वाई लिखा हुआ है। और ये जी एक्स वाई क्या है, ये जो जी एक्स वाई मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होना चाहिए जो आपने यहाँ पर देखिए ये जो जी दिखाया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी अगर वेरिएबल को आगे पीछे कर दिया, आपने जी की जगह कैपिटल जी कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा। जो आपने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, और उस फंक्शन का खाली नाम ही नहीं देना है, आपको उसके जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उसको भी यहाँ पर दिखाना है। और आप अगर ध्यान देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको खाली जी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, जी हैड टू, लेकिन मैंने उसको जी एक्स वाई जैसे कि हमारा एक फंक्शन होता है, उसी को मैंने प्रॉपर फॉर्म में लिख करके उसको हैड टू लिखा हुआ है, जैसे कि हमको उसका स्क्वायर मिल जाए। राइट, अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 15 प्लस जी एक्स वाई होल क्यूब। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 15, और जी एक्स वाई को पूरा पूरा एस लिखा और उसका क्यूब कर दिया। राइट, और तो देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट आ गया, ये पार्ट हमारा इस पार्ट को दिखा रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या था, अब हमको तो ये भी नहीं पता है कि हमको अगर एक्सपोनेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम आर के अंदर जाते हैं हेल्प में, और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पे निकालना चाहते हैं ये कैसे निकालेंगे। और मैंने देखा कि हमारा फंक्शन है ई एक्स पी, तो मैंने ठीक है ई एक्स पी लिख दिया। अब इसके अंदर भी आपको जा करके देखना पड़ेगा कि ई एक्स पी फंक्शन को जब हम किसी वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो उसका आउटकम कैसा आएगा, स्केलर पे करेंगे तो कैसा आएगा, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ जी एक्स वाई कर दिया, और इसको मैंने कह दिया हैड 2/3, जो यहाँ पे इसकी पावर दी हुई है। तो अब ये देखिए मैंने ये 2 प्रोग्राम्स लिख लिए, और प्रोग्राम में लिखने में मैंने आपको छोटी छोटी बातों से जो सावधानी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। और उसमें तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हुए थे, लेकिन आप अगर प्रोग्राम देखेंगे तो देखिए एक आपका जी प्रोग्राम ये हो गया, और एक आपका एफ प्रोग्राम ये हो गया। बस सिर्फ आपको खाली इतना ही लिखना है। और अगर मैं देखिए ये मैं अगर लाल पेन से मैं अगर हाईलाइट करूँ तो आपका जो फाइनल प्रोग्राम खाली इतना ही तो है। ये एफ फंक्शन हो गया और ये आपका जी फंक्शन हो गया। बाकी तो सारे मैंने कमेंट्स आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, ये समस्या आती है। जो एक आम भाषा में लोगों को एक ही कन्फ्यूजन ये होता है कि जब हम यहाँ पे हम फंक्शन f को एग्जीक्यूट करेंगे तो जी एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो जी एक्स वाई का फंक्शन है इसको सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। आपका जहाँ पर f और g हैं दोनों को सेम डायरेक्टरी में ही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको उसका पाथ डिफाइन करके प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। राइट, और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको जी एक्स वाई को पूरा फंक्शन और उसके इनपुट वेरिएबल के साथ में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब आप इस f फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, f फंक्शन आपका नीचे आएगा और यहाँ पे देखेगा कि ये जी एक्स वाई है, तो ये इस प्रोग्राम से निकल करके बाहर आएगा और ये जी एक्स वाई फंक्शन पे जाएगा, वहाँ से उसकी वैल्यू को कंप्यूट करेगा। लेकिन जी एक्स वाई को कंप्यूट करने के लिए वो एक्स वाई कहाँ से लाएगा, वह एक्स वाई जो उसको f फंक्शन के थ्रू x और y मिले हुए हैं वो उनको ही अपने साथ लेकर के जाएगा और जी एक्स वाई फंक्शन में उसको जाकर के सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी वैल्यू को कंप्यूट कर लेगा, और कंप्यूट करने के बाद ये वापस एफ एक्स वाई फंक्शन के अंदर आ जाएगा और ये एफ की हमको वैल्यू बता देगा। राइट, तो देखिए अगर मैं आपको इसी बात को यहाँ पे एक हम फिर से बताना चाहें, जो समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारा फंक्शन, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये फंक्शन हमारा आगे अगली लाइन पर आएगा और अगली लाइन पर उसको मिलेगा यहाँ पे जी एक्स वाई। अब जी एक्स वाई तो इसको यहाँ पे नहीं पता है कि कैसे कंप्यूट करना है, लेकिन चूंकि उसको मैंने जी और
पैरेंथेसिस में एक्स वाई लिया हुआ है, तो आर को ये समझ में आ गया कि ये हमारा कोई फंक्शन है, और हो सकता है कि ये फंक्शन यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो ये कहीं बाहर दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये जी एक्स वाई बाहर आएगा, लेकिन बाहर आने के पहले ये एक्स और वाई की वैल्यू को जो एफ से कॉपी करेगा और फिर अपनी ये एक हाथ में एक्स और एक हाथ में वाई को लेकर के ये आगे आएगा और इस जी फंक्शन में आएगा। और जी फंक्शन में जब वो आएगा तो इसको भी यहाँ पे देखिए सेम इनपुट चाहिए एक्स वाई, तो इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड इनपुट मिल रहा है। इस इनपुट को वो यूज़ करते हुए x प्लस लॉग वाई और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई को कंप्यूट कर देगा आपको, और जो भी यहाँ से इसका आउटपुट मिलेगा उसको लेकर के ये फिर से वापस आ जाएगा यहाँ पे और इस फंक्शन को कंप्यूट कर देगा। तो आपने देखा, मैंने इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया है। उसी तरीके से आप इसको और भी कठिन कर सकते हैं, आप इसको और लंबा कर सकते हैं, आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो करिए। राइट, तो देखिए ये आपका फंक्शन है जो आपने लिखा है फाइनली। अब इसको जरा से देखिए एग्जीक्यूट करते हैं और आपको हम करके भी दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू ले ली 20, और देखिए मैंने खाली एफ एक्स वाई किया, मैंने जी एक्स वाई नहीं किया। मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। और देखिए ये हमको f की वैल्यू मिल गई। तो इसने क्या किया, x की वैल्यू को 10 लिया, y की वैल्यू को 20 लिया, एफ एक्स वाई के अंदर आया, यहाँ उसने जी एक्स वाई को देखा, जी एक्स वाई को कंप्यूट करने के लिए फंक्शन से बाहर गया, वहाँ से उसने जी एक्स वाई को कंप्यूट किया और जी एक्स वाई का जो भी आउटकम आया वो लेकर के एफ एक्स वाई के अंदर वापस आया और उसने हमको एफ एक्स वाई को कंप्यूट कर दिया। और उसी तरीके से अगर मैं x और y की कोई और वैल्यू ले लूँ 150 और 300, तो भी देखिए एफ एक्स वाई की वैल्यू अपने आप से निकल आएगी। और यहाँ पे आपको, जैसे मैं फिर से बताऊँगा, यहाँ पे जी एक्स वाई को अलग से कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे x और y की भिन्न भिन्न वैल्यू को देते हुए आप इन x और y की जो एफ एक्स वाई की जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनका आउटकम निकाल सकते हो। चलिए अब हम इस फंक्शन की देखिए बात करते हैं। तो अब इस फंक्शन को लिखने के लिए हम पहले g फंक्शन और f फंक्शन को अपने r कंसोल पर कॉपी कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, इसमें से कोई समस्या की बात नहीं है। जो हैश वाला पार्ट है उसको आप कॉपी करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब आप इसको हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। आपका g आ गया ये और f आपका आ गया ये। राइट, अब हम चलिए आपको यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू देते हैं 20। अब देखिए मैं यहाँ पे जी एक्स वाई को कंप्यूट बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मैं खाली अपने एफ एक्स वाई की जो वैल्यू को ही कॉल करूँगा। तो मैंने कह दिया एफ एक्स कॉमा वाई, देखिए और आपको वैल्यू देखिए मिल गई। राइट, उसी तरीके से अगर आपने x की कोई और वैल्यू भी अगर आपने ले ली और y की वैल्यू अगर आपने ले ली, तो देखिए अगर आप एक्स वाई को आप अगर करते हो तो भी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं कि आपने यहाँ पे x को डेटा वेक्टर के फॉर्म में तो डिफाइन नहीं किया, क्या ये काम करता है। चलिए मैं यहाँ पे दो वैल्यू लेता हूँ, x की C12 13 और y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। जस्ट एक देखते हैं, मेरे को नहीं पता है, वो तो मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है ये। और मैं यहाँ पे अपने एफ एक्स वाई को देता हूँ। ये देखिए इसने आपको दोनों वैल्यूज़ दे दी, अर्थात कि आप x और y की कोई अगर पेयर्ड वैल्यूज़ लेंगे उसको भी उसने आपको कंप्यूट करके दे दिया। अर्थात कि आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा स्केलर के लिए और R ने उसको डेटा वेक्टर के फॉर्म में अपने आप से कन्वर्ट कर दिया। ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये R की एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, एक R की बहुत बड़ी खासियत है कि ये प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को कॉल कर सकता है और अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी है तो भी उसको R अपने अंदर कॉल कर लेगा। जैसे आपने एफ एक्स वाई के अंदर खाली जी एक्स वाई को कॉल किया है, आप यहाँ पे ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम को भी आप कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आपने x और y को दिया है तो आपने स्केलर के लिए प्रोग्राम लिखा था, लेकिन ये आपके डेटा वेक्टर के लिए भी देखिए काम कर रहा है। राइट, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी एक ये उपलब्धि है R की, और शायद इसीलिए R आपका बहुत ही पॉपुलर भी हो गया। राइट, तो कोई ये देखिए ये आपका स्क्रीन का आउटपुट स्क्रीनशॉट है जो आपने यहाँ पे देखा है। राइट, तो देखिए इस उदाहरण के थ्रू मैंने आपको R की एक बहुत बड़ी क्वालिटी के बारे में बताया है।
राइट। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं और एक फंक्शन को कंप्यूट करते हैं, और यहाँ पे खाली कंप्यूट ही नहीं है, हम उसको प्लॉट भी करेंगे। जैसा कि आपने अपना पढ़ा होगा प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, कि अगर हम कोई कर्व है उसको अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं, अगर आपसे ये कहें कि ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये आसान काम होगा आपके लिए? शायद बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि आपको इसके लिए जो भी कर्व ट्रेसिंग के सारे सिद्धांत होते हैं उनको देखना पड़ेगा, और उसके बाद भी शायद अगर इससे भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और इसको हम x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए -5 से 5 के बीच में लेते हैं, और उसको अगर हम 0.2 से उसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे, तो उन वैल्यूज़ के लिए हम इस फंक्शन को ट्रेस करना चाहेंगे, हम इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहेंगे। तो जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि आपके सामने कोई भी अगर समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो आप उसका पहले आप इनपुट वेरिएबल देखिए और उस फंक्शन का स्ट्रक्चर देखिए, और जो आपने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ के रखे हुए हैं उसके बेसिस पे आप ये देखिए कि आप कौन सा लॉजिक लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका इनपुट क्या हो गया? आपका इनपुट खाली हो गया x, लेकिन x खाली नहीं है, x को आपको अलग अलग रूप में इस्तेमाल करना है। जैसे x को आपको x स्क्वायर करना है, और x को आपको x क्यूब करना है, और x को आपको इसका log भी लेना है, log 1 + x क्यूब, राइट। और जहाँ तक मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात है तो उसके साथ में आपको एक्सपोनेंशियल उसका कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में पता करना है। और ये दो नंबर हमारे हैं 2x + x क्यूब और x, इसको अगर हमको डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, और अगर कोई हमारा एक कांस्टेंट है x = 20 तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो अब आपको बहुत ही एलिमेंट्री लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बहुत बड़े प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों से आपको, इन्हीं बातों को आपको बड़े प्रोग्राम के अंदर भी रिपीट करना पड़ेगा। अब आपने ये समझ लिया कि अगर मुझे x स्क्वायर लिखना है तो मुझे x⁻2 लिख सकते हैं, x क्यूब लिखना है तो हम इसको x⁻3 लिख सकते हैं, log ऑफ 1 + x क्यूब करना है तो हम इसको log से 1 + x⁻3 लिख सकते हैं, आपको एक्सपोनेंशियल करना है तो आप exp लिख सकते हैं। और साथ में आप देखिए यहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है कि अगर हमारा x पॉजिटिव है तो ये वाला फंक्शन होगा, और अगर x 0 है तो ये 20 होगा, और अगर x हमारा निगेटिव है तो हमारा फंक्शन ये वाला होगा। तो इन तीन फंक्शन को आपको अलग अलग वैल्यूज़ पर कंप्यूट करना है। अब जरा साहब आप 1 मिनट का समय लीजिए और ये सोचिए कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमने करके रखा है और जिसकी सहायता से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तब तक आप सोचिए, तब तक मैं आपको देखिए आगे करके दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले अपना काम करते हैं कि जो हमारा इनपुट वेरिएबल है और जो आउटपुट वेरिएबल है हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि x हमारा डेटा वेक्टर है और f हमारा एक फंक्शन है जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और जैसा मैंने पहले किया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने के पहले सबसे पहले आप अपने R कंसोल में जो भी वेरिएबल्स आपके अवेलेबल हैं आप उनको रिमूव कर लीजिए, सो दैट कि आपके बाकी प्रोग्रामिंग से उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, राइट। तो इसके लिए मैंने यूज़ कर लिए rm list = ls और पैरेंथेसिस कर दिया, और इस कमांड को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये हमारे उस R कंसोल से सारे वेरिएबल्स को हटा देगा। फिर उसके बाद में उसको अपना इनपुट डेटा हमको डिफाइन करना है, ओके। अब देखिए इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। इस फंक्शन को लिखने के लिए आपने सोचा कौन सा लॉजिक आपको काम कर जाएगा। आपको याद होगा मैंने एक इफ़ एल्स कंडीशन की बात करी थी, और जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इफ़ कंडीशन के साथ में हम जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और उसके साथ में हम कर्ली ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है लिखा हुआ है कमांड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स करके हम उसको नीचे लिख देंगे, और जो भी हमारी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में कंडीशन होगी वो हमारी
सेटिस्फाई हो जाएगी और ये हमारा कंडीशन आगे भी बढ़ती जाएंगी जब तक कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, और अंततः अगर कुछ नहीं होगा तो जो भी हमारी अंतिम कंडीशन है वो अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब आप देखिए, आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन है कि अगर हमारा x पॉजिटिव है, x 0 है या x हमारा नेगेटिव है। ओके, तो मैंने इन कंडीशन को इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू लिखने की कोशिश करी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ़। देखिए सबसे पहले आपको जाकर के अपना इफ़ एल्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है इत्यादि। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ये कंडीशन लिखी, ये वाली x ग्रेटर देन 0, और मैंने कह दिया कि अगर ये 0 है से ज़्यादा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा कंप्यूट हो जाए। अब इस फंक्शन को लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x हैट 2 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स हैट 3, और इस क्वांटिटी को हमको कैसे डिवाइड करना है, x हैट 2 से। तो देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। देखिए ये हमारी कंडीशन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई भी x अगर बाहर से आता है और x हमारा अगर पॉजिटिव अगर है तो हमारी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए x अगर पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, तो हमारा फंक्शन कह रहा है कि या तो वो 0 हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। तो उसकी जो आगे की कंडीशन है मैंने यहाँ पे लिख दी, मैंने उसको कर दिया एल्स इफ़ अगर आपका x डबल इक्वलिटी साइन इक्वल टू 0 है। अब आपको याद आ गया कि ये डबल इक्वलिटी साइन क्या था, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है जो आपका इक्वलिटी का काम करता है। तो इस कंडीशन के थ्रू आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 0, ये देखिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप ये कह रहे हो कि इस पैरेंथेसिस में लिख करके कि अगर ये वाली कंडीशन सही है तो इसके आगे जो भी करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, और अगर ये सही नहीं है तो आप जो अगली लाइन पे आ जाइए। तो अगर ये कंडीशन x इक्वल टू 0 सही है तो आपको क्या यहाँ पे कंप्यूट करना है, 20। तो ये आपने यहाँ पे 20 लिख दिया, राइट। अब अगर मान लीजिए x आपका निगेटिव है तो खाली यही तो पॉसिबिलिटी बची, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है और 0 भी नहीं है तो नेगेटिव होगा। हाँ डेफिनेटली हम एक रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर नेगेटिव अगर है तो हमने कर दिया कि ठीक है, अब हमको एल्स के आगे यहाँ पे कोई भी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है कि समथिंग लाइक एल्स इफ़ x इज़ लेस देन 0, इसको हमको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। तो मैंने क्या कर दिया, इस कर्ली ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर इस कंडीशन को R की भाषा में टाइप कर दिया, 2 स्टार x प्लस एक्स हैट 3 डिवाइडेड बाई x, राइट। तो देखिए ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार हो गया, राइट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को प्लॉट करना है। अब डेफिनेटली प्लॉट करने के लिए तो फंक्शन अलग होगा, और आपको ये कहा गया है कि आप इसको कहाँ पे प्लॉट करिए। आप अगर सवाल अपना देखेंगे तो लिखा हुआ है कि -5 to 5 और जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं 0.2 से आगे बढ़नी चाहिए। तो हमको एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए। अब आप ये बताइए, जब आपको fxy को या fx को अगर आपको कंप्यूट करना है तो आपको x की वैल्यू आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप कहाँ से दोगे, उसके लिए आपने देखिए पढ़ के रखा हुआ है सीक्वेंस कमांड। सीक्वेंस का कमांड मैंने यूज़ कर लिया, सीक्वेंस, पहला ऑप्शन फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन टू और तीसरा ऑप्शन बाई। तो यहाँ के थ्रू हम अपना x की वैल्यू को लिख लेंगे, राइट। अब उसके अलावा जब आप कोई भी कर्व की बात करेंगे तो कर्व आपका कहाँ बनता है, कर्व तो आपका f ऑफ x और f ऑफ x के बीच में बनता है। तो आपको यहाँ पे 2 वेक्टर चाहिए होंगे, एक में तो आपकी x की वैल्यू आ जाए और हर एक x की वैल्यू के लिए जो आप fx की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो ये भी एक डेटा वेक्टर के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको fx की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया y, राइट। और y को मैंने सबसे पहले कर दिया कि इसकी सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे 0 हैं, मतलब इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब जो भी हम यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे उससे हमारी जो भी y की वैल्यू जनरेट होगी वो इस 0 को यहाँ पे रिप्लेस कर देगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि y इक्वल टू fx का r में क्या मतलब होता है कि fx y की वैल्यू जो वहाँ पे पहले से लिखी हुई है उसको वो रिप्लेस कर देगा। कौन सी वैल्यू से,
f(x) की वैल्यू से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन किया y, जो हमारी इस f(x) की वैल्यू को कंप्यूट करेगा, और इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया 0। मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। राइट, अब आपके पास y आपने इनिशियलाइज कर दिया, आपको जो इनपुट डेटा है x ये भी आपको मिल गया। अब आप तैयार हैं कि अब अपने आप फंक्शन को आप कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कहा गया प्लॉट करने के लिए। तो आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करने के लिए अब आपने, जैसे आज आपने प्लॉट कमांड पढ़ा हुआ है, अब उसमें आपने बहुत सारे ऑप्शंस किए हैं। प्लॉट कमांड में आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, L, P, B इत्यादि इत्यादि। आपने स्मूथर स्कैटर प्लॉट भी किया हुआ है। आपको जिस तरह का भी प्लॉट फंक्शन चाहिए आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमको अपने इस y इक्वल टू f(x) को x की गिवन वैल्यूज़ के लिए कंप्यूट करना है। और x की वैल्यू हमारी क्या है? ये एक हमारा सीक्वेंस है -5 से 5 तक का, और इसमें से 0.2 का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। राइट, तो अब हर एक x की वैल्यू के लिए हमको f(x) की वैल्यू निकालनी है, जो मुझे y के वेक्टर में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो हर एक वैल्यू x की वैल्यू के लिए हमको y की वैल्यू कंप्यूट करनी है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लूप लगा दिया। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वेक्टर की हेल्प से, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा रास्ता लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार फॉर लूप का एप्लीकेशन फिर से बता दिया जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर i in 1 to length of x। अब मुझे ये बताइए, जो आपने x के नंबर जनरेट किए हैं -5 से 5 तक के 0.2 के इंटरवल पर, उसमें कितने नंबर होंगे? ये हम क्यों कंप्यूट करें अगर हम इसको डायरेक्टली r में लिख सकते हैं तो मैंने कह दिया कि भाई जो भी x के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के लिए करना है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ ऑफ x, और मैंने अपना यहाँ पे लूप इस करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और जो भी हमारी ith वैल्यू आएगी y की, उसको मैंने y और स्क्वायर ब्रैकेट में i कर दिया, और जो भी हमारी f ऑफ x की वैल्यू आ रही है ये हमको यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x और y की लंबाई बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको प्लॉट कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे x एक्सिस पर ले रहे हो x की वैल्यू, और y एक्सिस पर आप f(x) की वैल्यू ले रहे हो। तो जो भी आपको पेयर्ड ऑब्जर्वेशन मिलेगा, उसके लिए आवश्यक है कि आप x और y की जो वैल्यू है वो बराबर संख्या में होनी चाहिए। राइट, ये आपको केयरफुल रहना है। उसके बाद में आपने अपना कमांड यहाँ जो यूज़ कर लिया, प्लॉट xy। जो भी यहाँ से आपको xy की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी, और आपने उसका टाइप भी दे दिया है। राइट, तो देखिए अब इसको जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ये आपका फाइनल प्रोग्राम सिर्फ खाली इतना बड़ा आ गया। ये आपका f फंक्शन हो गया जो f को कंप्यूट करेगा, और यहाँ पे आपने h फंक्शन लिखा हुआ है, और h फंक्शन के अंदर आप अगर देखिए तो आपने यहाँ पे f(x) को ऑटोमेटिकली कॉल किया है। ये फंक्शन यहाँ पे आएगा और ये खुद ब खुद ये बाहर आएगा और f से f(x) फंक्शन को कंप्यूट करेगा, वहाँ से y की वैल्यू लाएगा, और जो आपको x और y की वैल्यू दी हुई है वहाँ से ये प्रोग्राम को रन करेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसका इनपुट आ रहा है वो तो आपका x से आ रहा है, तो आपको उसको यहाँ पर, और x आपका इस प्रोग्राम के अंदर ही जनरेट हो रहा है, x आपको बाहर से नहीं कहना है। अगर आप बाहर से क्यों दोगे? आप अगर आपको ये मालूम हो गया कि हमें सीक्वेंस को डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में ऑटोमेटेड वे में अगर हम जनरेट कर सकते हैं, तो हम x की वैल्यू को बाहर से क्यों हम देना चाहेंगे? इनफैक्ट आप इसको और भी जनरलाइज कर सकते हैं कि फ्रॉम की वैल्यू भी आपका इनपुट हो जाएगा, टू की वैल्यू भी आपका इनपुट हो जाएगा, और इस तरीके से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम आ गया जो आपने यहाँ पे टाइप किया है, और इसके देखिए ये जो प्रोग्राम टाइप करने के बाद आपको दिखाई देगा, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब जब आप इस देखिए प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करें, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप f की वैल्यू को खाली अगर निकालना चाहते हैं तो f की वैल्यू -10 लेंगे तो ये x तो 102 आ जाएगी, 0 पे 20 हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा है कि x इक्वल टू 0 पर f की वैल्यू 20 है फिक्स। और अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो देखिए आपकी ऐसी वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे f इक्वल टू -100 और f इक्वल टू 20 पर आपको यहाँ वैल्यू दिखाई, f ऑफ 0 पर तो 20 ही रहेगी। उसी तरीके से मैंने आपको -5 और 5 पर भी वैल्यू दिखा दी है कि ये आपकी वैल्यू आएगी। राइट, ये किसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब आप देखिए जब आप h फंक्शन को आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो आपको देखिए ऐसा कर्व एक मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ तक पार्ट हमारा है 0, और 0 पर हमारा है 20, और इसके आगे से है पॉजिटिव। तो जो आपने 3 हिस्से किए अपने फंक्शन के, पहला हिस्सा x
निगेटिव वैल्यूज़ को कंप्यूट करेगा, फिर आपको ये x इक्वल टू 0 पर कंप्यूट करेगा और जो तीसरा हिस्सा आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए आपको देगा। राइट, तो ज़रा सा हम इस फंक्शन को अब यहाँ पर आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस f और f फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। राइट, देखिए कंट्रोल L, f ऑफ, ये आपका f फंक्शन आ गया और उसी तरीके से आप इस h फंक्शन को भी आप यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। राइट, अब आपको पहले ज़रा सा इसको चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो f फंक्शन है वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट, तो हम इसमें से मान लीजिए x की वैल्यू हम दे देते हैं सपोज 2 और हम यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू अगर हम कंप्यूट करते हैं तो देखिए क्या आ गई, ये 4.7082 आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है। अब हम देखते हैं कि अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो मैंने कर दिया f ऑफ -x, तो इसको देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। और अगर मैंने इसको कर दिया x इक्वल टू 0 कर दिया, अगर मान लीजिए मैंने, तो देखिए क्या आती है 20। और ये होना भी चाहिए, आपने कहा है कि आपका x इक्वल टू 0 पर आपके फंक्शन की वैल्यू खाली 20 है। राइट, अब देखिए आपका ये देखिए आपका h फंक्शन है। अब हम इसको यहाँ पे कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए अब थोड़ा स्क्रीन को भी छोटा कर लें सो दैट कि आपको कर्व यहाँ पे दिखाई दे। देखिए राइट, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो मैं काम करता हूँ, मैं देखिए इस कर्व को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे x को मैं पूरा हटा देता हूँ सो दैट कि आपको देखिए इनपुट भी नहीं यहाँ से मिलेगा, x यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब मैं अपने h फंक्शन को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसने क्या किया, h फंक्शन हमारा ये खुद ब खुद अंदर आया। यहाँ पर इसको x की वैल्यू दी हुई थी और इसने यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करके उसने जो भी वैल्यू असाइन कर दी और उसने आपको देखिए ये कर्व प्लॉट कर दिया। तो अब आपने देखा कि इस तरह के कर्व जो आपको पहले बहुत ही कठिन लगते थे प्लॉट करने के लिए, आप इसको यहाँ पे कितनी आसानी से प्लॉट कर सकते हो। और अगर मान लीजिए इसी अपने h फंक्शन में अगर हम सपोज़ कि अगर हम यहाँ पर कर दें से -15 to 15 कर दें, अगर हम को देखिए क्या होगा। राइट, देखिए यहाँ पे हम इसको स्क्रीन अपनी क्लियर कर लेते हैं। देखिए h फंक्शन अब आपका ये हो गया, h फंक्शन में आपकी वैल्यू -15 से 15 हो गई। और अगर आप अपने h फंक्शन को आप अगर रन करेंगे तो देखिए क्या आ गया, ये देखिए फंक्शन आपका ऐसा हो गया। राइट, तो आपने देखा कि मैथमेटिक्स में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में आप भिन्न भिन्न तरह के कर्व्स की बात करते थे, आप उनकी कर्व ट्रेसिंग की बात करते थे, आप कर्व को प्लॉट करने की बात करते थे। ये सारे कर्व देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और आपको आप देखेंगे यही वाला कर्व तो देखिए आपका यहाँ पर मैंने आपको बना के दिया है। राइट, ओके, तो अब इस कर्व की ट्रेसिंग करने के बाद में अब समय आ गया है कि हम इस लेक्चर की समाप्ति करें और साथ ही हम आज इस कोर्स का भी समापन करेंगे। मैं आपको हर बार कहता हूं कि मैं आपको अगले लेक्चर में मिलने आऊँगा, लेकिन आज मैं कहूँगा कि आपकी हमारी मुलाकात कब कहाँ पे होगी ये समय बताएगा। लेकिन इस कोर्स में हम आपके साथ में, मैंने आपके साथ में मिल करके काम करने की कोशिश करी है और हमारे इस कोर्स की सफलता और असफलता हम पे अब डिपेंड नहीं करती है, ये आप पर डिपेंड करती है कि अगर आप इस कोर्स में कुछ समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, तो वह हमारी सफलता होगी। और उसको भी आपके लिए लेना बहुत कठिन काम नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं ये तो कह रहा हूं कि कोर्स खत्म हो रहा है, कोर्स समाप्त हो रहा है, लेकिन यह मेरे लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आपके लिए तो आज ये कोर्स आरंभ हो रहा है। अब आज से कुछ समय पहले जब आपने इस कोर्स का पहला वीडियो देखा होगा,
तब शायद आपको आर के बारे में ठीक से ना पता हो, लेकिन अब आज के समय में, आज की तारीख में आपको आर के बारे में कुछ मालूम चल चुका है। और इतना मालूम चल चुका है कि अगर आप पैदल चलना भी शुरू करेंगे तो आपको दौड़ना आ जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमको अब खड़े होना भी नहीं आता। आप खड़े हो सकते हैं और आप चल भी सकते हैं और आप ठीक ठाक स्पीड से भी चल सकते हैं। हो सकता है कि शायद अभी आप भागने के काबिल ना हुए हों, लेकिन आप अगर चलने और भागने में क्या फ़र्क है? चलने की स्पीड अगर मेरी बढ़ जाती तो उसी को तो हम कहते हैं भागना। और चलने की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ खाली छोटे छोटे सवाल लेके आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। और इसके और भी आर में जो भी हमारे अवेलेबल कमांड्स होते हैं, आपको उनको देखना है, सीखना है, समझना है। और जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़े, आप थोड़ा सा सोचिए आपने क्या क्या सीखा है, कौन कौन से कमांड्स होते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए और फिर से इस्तेमाल करिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है आर में कि आर के डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई एक नया पैकेज आ जाता है, कुछ समय पर हमारा आर का वर्जन भी अपडेट हो जाता है। तो ऐसा भी संभव है कि जो आज की डेट में मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद हमारा आर का कोई नया वर्जन आ जाए और उसमें ये वाला पैकेज काम ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो काम नहीं होगा, काम तो होगा। हो सकता है उसके लिए कोई और वहाँ पे पैकेज आ गया हो। तो ये आपका काम रहेगा कि आप उस पैकेज को ढूंढिए और देखिए कि नए वाले वर्जन में उसी कार को करने के लिए हम उसको कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद अब आप उड़ने के लिए तैयार हैं। आकाश की ऊंचाई आपके लिए लिमिट है। आप जहाँ तक जाना चाहते हैं, मैं ऊपर वाले से और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और इसके साथ विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एंड अब मैं आपसे कब मिलूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द ही कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, उसके बारे में प्रॉमिस करता हूँ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।